हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन कोड लगाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत और समृद्ध भारत। और इन्हीं बातों के साथ आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के अध्याय क्रमांक 7 की, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। इसका हम सुपर 30 रिवीजन करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि हम 30 मिनट में इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल दिल से पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? मस्तिष्क यानी कि दिमाग के बारे में। बहुत ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। राइट, चलिए सबसे पहली बात हो रही है कि भैया जो खोपड़ी होती है, मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, जो हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय की सारे खेलों को खेलता है। राइट, इसके कौन से प्रमुख भाग होते हैं? तो ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप जानते हो कि भैया एक तो होता है अग्र मस्तिष्क। बोलो यस सर। एक होता है अग्र मस्तिष्क। जैसा कि आप जानते हो, यदि हम मस्तिष्क का डायग्राम बनाएं तो इसका जो अधिकांश भाग है, राइट, ये ऊपर वाला, ये कैसा होता है? अग्र मस्तिष्क। बीच में छोटू सा होता है, राइट, मध्य मस्तिष्क, और नीचे की तरफ और पीछे की तरफ पाया जाता है पश्चिम मस्तिष्क। बोलो यस सर। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा और जल्दी जल्दी साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, जिससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट फ्रेशली आपके दिमाग के अंदर क्या होगा? कनेक्ट होगा। और रिवाइज करने का या रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइए। चैप्टर ऑटोमेटिकली खोपड़िया के अंदर क्या होता जाता है? फिट होता जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अग्र मस्तिष्क की। यह हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। इसके अंदर सारी की सारी जो संवेदी ग्राही होती हैं, राइट, उसको प्राप्त करने वाले क्षेत्र होते हैं। कुल मिलाकर ये कि जो चेतना होती है वो यहीं से आती है। सारे ग्राही जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं वो यहीं पर आकर कनेक्ट होती हैं। और ये लगभग हमारी जो पूरा मस्तिष्क है, इसका 70 से 75% होता है। बोलो यस सर। राइट, इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे। फिर भैया मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क होता है, जो कि सिर और गले की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ साथ में यदि हम बात करेंगे तो आंखों की पुतली के आकार में परिवर्तन होने वाली जैसी क्रियाओं को भी ये क्या करता है? नियंत्रित करता है। बात समझ में आ गई? तो दो चीजें हमने देख ली, अग्र मस्तिष्क और मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। हम चल रहे हैं आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा वाला जो भाग है वो है हमारा पश्चिम मस्तिष्क। पर उसके पहले हमारे आंखों की जो लेंस का आकार होता है, इसको भी नियंत्रित कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। कितनी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम बात करने वाले हैं पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। यह पोन्स, मेडुला तथा अनुमस्तिष्क, जैसे हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। और प्रमस्तिष्क को क्या बोलेंगे? सेरिब्रम। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी, ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन जैसे हम कहते हैं, राइट, इसमें होता है पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। और ये क्या क्या करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। भैया पोन्स जो है वो श्वसन क्रिया को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। वहीं के वहीं यदि हम बात करें मेडुला की, तो जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे रक्तदाब, लार आना तथा क्या वमन, बात समझ में आई? जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती हैं, उन सबको नियंत्रित कौन करेगा? तो भैया मेडुला करेगा। एक ऐसा भाग जो हमारे मस्तिष्क को हमारे मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करता है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अनुमस्तिष्क की यदि हम बात करेंगे तो यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति या संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना। बात समझ में आई? तो जब भी हम शारीरिक संतुलन की बात कर रहे हैं, सीधी बात यह कि यदि मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा शरीर एकदम संतुलित तरीके से खड़ा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके पीछे कहानी कौन लिख रहा है? अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। बात समझ में आ गई? चलिए, तो पूरे दिमाग के बारे में हमने दिल से बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज को दिमाग पे फिट कर लिया है। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। जब हम बात करते हैं हार्मोन्स की, तो हमें पता होता है कि भैया ये हमारे शरीर के अंदर रासायनिक समन्वय और नियंत्रण जो है उसका भाग है। राइट, बोलो यस सर। तो हार्मोन किस प्रकार से जंतुओं में रासायनिक समन्वय करते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा। हार्मोन एक विशिष्ट प्रकार के रासायनिक संवाहक होते हैं।
हार्मोन जो है वो विशिष्ट प्रकार के रासायनिक संवाहक होते हैं जो विभिन्न अंतस्राव ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि एड्रेनलिन यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा जनरेट किया जाने वाला, सिक्रीट किया जाने वाला एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर को आपातकाल के लिए तैयार रखता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हार्मोन एक विशिष्ट रासायनिक संवाहक हैं जो विभिन्न अंतस्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। सीधे कॉपी में नोट किया जाए, राइट। हम बढ़ेंगे आगे, यह सीधे रक्त में स्रावित होते हैं तथा विभिन्न अंगों तक रक्त परिवहन द्वारा ले जाए जाते हैं, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हम थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। यह विशिष्ट ऊतक या अंग पर क्या करते हैं भैया, क्रिया करते हैं। अभी सारे हार्मोन से आपको रूबरू करवाने वाला हूं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। साथ में यदि हम बात करेंगे तो यह हमारे शरीर के नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। सवाल पैदा होता है कि सर पहला वाला जो मार्ग है वो क्या है भैया, तंत्रिका तंत्र। बात समझ में आई, जिसके अंदर क्या आता है, तंत्रिका तंत्र की यदि हम बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, तंत्रिका तंत्र पहला मार्ग है नियंत्रण और समन्वय बनाए रखने के लिए। तो तंत्रिका तंत्र जो होगा इसमें बेसिकली दो चीजें आती हैं। एक सिस्टम जो होता है उसको हम लोग सीएनएस कहते हैं, दूसरा वाला जो है उसको हम पीएनएस कहते हैं। बोलो यस सर। सीएनएस जो होगा इसके अंदर कौन आएगा, तो भैया मस्तिष्क आएगा। बोलो यस सर। इसके अंदर कौन आएगा, मस्तिष्क आएगा। और कौन आएगा, तो मेरुरज्जु, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। मेरुरज्जु जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरुरज्जु जिसे हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। साथ ही में यदि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय नर्वस तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, राइट, तो यहां पर कौन आती हैं, बहुत सारी तंत्रिकाएं। तो यहां पर क्या आती हैं, तंत्रिकाएं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। चलिए, तो मुख्य तंत्रिका, मुख्य जो भाग है या जिसको हम ये कह सकते हैं कि भी अब प्रथम तंत्रिका तंत्र है, तो उसमें आता है हमारा मस्तिष्क, दिमाग, मस्तिष्क, दिमाग, मेरुरज्जु, और बात करेंगे किसकी, तो तंत्रिकाएं यानी कि नर्व की। ठीक है, चलिए। और दूसरा नियंत्रण और समन्वय का जो मार्ग है वो है हमारे हार्मोन। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। लक्ष्य ऊतकों में हार्मोनिक विशिष्ट जैव रसायन अथवा शरीर क्रियात्मक क्रिया को क्या कर देता है, आरंभ कर देता है। बात समझ में आ रही है। तो दो तरीके के हमारे शरीर के अंदर तंत्र होते हैं जो कि नियंत्रण और समन्वय करते हैं सारी की सारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को लेकर। चलिए बढ़ेंगे आगे अगले सवाल की तरफ, जो कि होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग। बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। पादपों में वृद्धि पर आश्रित विभिन्न गतियों का वर्णन आपको करना है। मतलब ये कि जब कोई पौधा वृद्धि करना चाहता है तो उसमें किस किस प्रकार की गति हो सकती है। इसमें से एक बड़ी कॉमन है प्रकाशानुवर्तन। इसका मतलब क्या होता है कि पेड़ पौधे का जो प्ररोह होता है, तना होता है, पत्तियां होती है, वो प्रकाश के ऊपर की ओर मुड़ जाती है। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया जब तक प्रकाश नहीं रहेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं रहेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं रहेगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे। पौधे ही अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो हमको भी कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम भी तो अल्टीमेटली आश्रित किस पर हैं, पौधों पर। कुछ इसी तरीके से जो जड़ें होती हैं वो जल की तरफ मुड़ जाती हैं, इसलिए इसको हम जलानुवर्तन या फिर जल अनुवर्तन कहते हैं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम बात करेंगे गुरुत्वानुवर्तन की, यानी कि जड़ जो रहेगी इसका जो अधोगामी वृद्धि है वो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगी और इसकी जो जड़ें होंगी, राइट, वो नीचे की तरफ जाएंगी। मतलब ये कि कुछ चीजें ऐसी होंगी किसी पौधे के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करेंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में काम करेगी, और इसको हम बोलेंगे गुरुत्वानुवर्तन। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लिया जाए और सीधे सीधे अपनी कॉपी और अपनी खोपड़ी के अंदर फिट कर लिया जाए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं फोर्थ गियर में 1.5x की स्पीड से हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो पक्का, ठीक है। चलिए और इस कहानी को हम आगे लेकर चलेंगे। भैया रसायन अनुवर्तन भी है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भाग है। बहुत ध्यान से देखिएगा। पादप अंगों का रासायनिक पदार्थ या उद्दीपन की ओर गति करना, जैसे पराग नलिका या बीजांड की ओर गति करना जो है, ये एक प्रकार का क्या कहलाता है, रसायन अनुवर्तन। और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, इसमें सारी बोर्ड्स कवर है जिनके सिलेबस में ये चैप्टर है। मतलब जहां तक मुझे याद है यूपी बोर्ड के अलावा सारी बोर्ड्स इस पे कवर है। तो आप खुद को भी पढ़ना है और अपने सारे दोस्तों सहपाठियों को ये इन्फॉर्म करना है कि भैया 30 मिनट में इस पूरे चैप्टर का रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कराया जा रहा है। कहां पर? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम बात करने वाले हैं इसके बाद थाइगमोट्रोपिज्म के बारे में, यानी कि जो प्रतान होगा इसका जो आधार होगा। ध्यान से देखिएगा,
यहां पर क्या होता है, ये स्पर्श जैसी चीजों को लेकर क्या होगा, यहां पर सेंसिटिविटी होगी। जैसा कि आप जानते हो कि जितने भी बेल होती हैं या लताएं होती हैं वो स्पर्श को लेकर अनुवर्तन करती हैं और वो अपने आसपास की चीजों में लपेट जाती हैं, जिससे पौधा ऊपर की तरफ जाता है। साथ में हम बात करेंगे अकुंचन गति, जैसे कि छुई मुई के पौधे को आप जानते हो कि जैसे ही हमने उसकी पत्तियों को टच किया, बात समझ में आई, जैसे ही हमने छुई मुई की पत्तियों को टच किया, टच करते से ही उनके अंदर संवेदनाएं दौड़ने लगती हैं और उसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। बात समझ में आ रही, बोलो यस सर। चलिए, तो हमने ये पहला वाला भाग देखा था, ठीक। दूसरा वाला भाग ध्यान से देखिए, हमने वृद्धि आश्रित पर बात कर ली। दूसरा वाला जो भाग है वो ध्यान से देखिएगा, हम बात करने वाले हैं पादपों में पाए जाने वाले 5 अलग अलग प्रकार के हार्मोनों के बारे में, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है और जहां से पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन जो होगा वो क्या करेगा, ये भैया वृद्धि हार्मोन है, इसका काम होगा कोशिकाओं को लंबी होने के लिए क्या करेगा, कोशिकाओं को लंबी होने के लिए प्ररोह के अग्रभाग में यह संश्लेषित होता रहेगा, जिससे जो है कोशिकाएं लंबी होंगी। पहला था ऑक्सिन। आगे बढ़ेंगे कहानी को लेकर, ध्यान से देखिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन, इसका काम होता है किसी भी पौधे की तने की वृद्धि करना। बात समझ में आई। जैसे बहुत सारे हार्मोन हमारी वृद्धि में सहायक होते हैं, कुछ इसी तरीके से बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं वो पादपों की वृद्धि में भी सहायक होते हैं। बात समझ में आ गई। हम बात करेंगे इसके बाद साइटोकाइनिन की। कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करने वाला जो हार्मोन है ये क्या होगा, साइटोकाइनिन। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और 2 ऐसे हार्मोन हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वृद्धि हार्मोन ही हो। 2 ऐसे हार्मोन हैं पौधों के अंदर जो कि वृद्धि को रोकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि वृद्धि को रोकोगे नहीं तो एक पेड़ लंबा होता जाएगा, दूसरी दुनिया में चला जाएगा। बात समझ में आई। मतलब पत्तियां कभी झड़ेंगे ही नहीं, मतलब जो है अपशिष्ट पदार्थ कभी निकलेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि 2 ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि वृद्धि को रोकते भी हैं। बात समझ में आई। जैसे कि जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं उसको झड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पौधा खराब हो सकता है, तो उसके लिए होता है एस्बेस्टिक अम्ल। दूसरी हम बात करेंगे इथिलीन या फिर एथाइलिन की, जिसका काम होता है फलों को पकने में क्या करना, मदद करना। बात समझ में आई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे वाले दोनों जो है वो वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ऊपर वाले जो 3 थे वो वृद्धि संवर्धक हार्मोन थे। दैट्स ऑल। नोट किया जाए, गर्दा उड़ा देंगे जल्दी से, पक्का? बोलो यस सर। चलिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। निम्न में से प्रत्येक हार्मोन का एक एक आपको कार्य लिखना है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं भैया मानव यानी कि जंतुओं के अंदर होने वाले हार्मोन के बारे में, और सारे ही हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थायरॉक्सिन की। ओके, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं थायरॉक्सिन की। इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय जो कि हमारे शरीर को क्या करते हैं, बड़े बनाने में महत्वपूर्ण है, उन सब का नियंत्रण करना, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। बात समझ में आई। देखो, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों ही पोषक तत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर इनके बीच में संतुलन बना होना उससे भी ज्यादा जरूरी है, जो कि भैया कौन करता है, थायरॉक्सिन। बोलो यस सर। ठीक, आगे चलेंगे इस कहानी को लेकर। बहुत ध्यान से देखिए। हम बात करेंगे इंसुलिन की। इंसुलिन क्या होता है, रुधिर के अंदर शर्करा का जो स्तर होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्योंकि यदि शर्करा बढ़ जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, मधुमेह हो जाना या फिर डायबिटीज हो जाना। बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा। इंसुलिन जो है रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करेगा। साथ में यदि हम बात करेंगे एड्रेनलिन की, ठीक है, तो यह हमारे शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है। जैसे कि अचानक से जब हमारे सामने कुछ होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। उस टाइम पर हमारे शरीर के अंदर सिक्रीट यानी कि स्रावित होने वाला जो हार्मोन है वो है एड्रेनलिन, जिसका काम होता है दिल की धड़कन और विभिन्न अंगों में रुधिर का संचरण को क्या कर देना, भैया बढ़ा देना। बात करें हम एक और वृद्धि हार्मोन की, जिसका काम होता है वृद्धि और परिवर्धन का नियमन करना। साथ में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन की, राइट, जिसका काम होता है नर्म यौनावस्था से संबंधित शरीर की बनावट में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रण करना। जैसा कि आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ने से जो पुरुष होते हैं, नर होते हैं, उनमें मूंछ, दाढ़ी और ये सारी चीजों का निकलना शुरू हो जाता है। और भैया शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो भी कैसा हो जाता है, शुरू हो जाता है। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा 2x की स्पीड में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस को 30 मिनट के अंदर आपके दिमाग के अंदर फिट करना है। एंड ट्रस्ट मी, हमने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना कि इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। बात समझ में आई।
इसीलिए भैया थोड़ा ध्यान से मतलब स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है, और जो जो मैं बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनते जाइए। हम बात करेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं की कि भैया उदाहरण के द्वारा समझाइए, ऐसे तो नहीं होगा। बात समझ में आई? तो देखो ऐसी क्रियाएं जो अचानक ही बिना हमारी चेतना के किसी बाह्य उद्दीपन के अनुक्रिया के फलस्वरूप हो जाती है, और इसको कंट्रोल कौन करता है? ध्यान से देखिएगा, मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। अब ये कैसी क्रियाएं होती हैं, बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बोलो यस सर। अचानक से मेरा हाथ इधर इधर ऐसे घूम रहा है और ऐसा ऐसा होते होते मेरा हाथ सडनली किसी बहुत नुकीली या फिर कोई गर्म चीज से टकरा जाए, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो हाथ है, मेरा दिमाग सोचने समझे बिना भी मेरा जो हाथ है वो वहां से हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिएक्शन कैसी थी? अनैच्छिक थी। ये जो क्रिया हुई ये कैसी हुई? इसको दिमाग ने सोचा नहीं। बात समझ में आई? ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिसे कंट्रोल करती है हमारी मेरुरज्जु, राइट। जैसे कि अचानक से सुई चुभेगा तो हाथ हमारा ऑटोमेटिकली हट जाता है। ऑन द सेम वे यदि हम बात करेंगे किसी गर्म वस्तु की जिसके टच होने से हमारा जो हाथ होगा वो ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलिए, तो ऐसी क्रियाएं जो होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, और जिस रास्ते के माध्यम से, मतलब यदि यहां सुई चुभोई गई है तो यहां से सिग्नल जाएगा 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 स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, बोलो यस सर, मेरुरज्जु से फिर वापस आएगा। तो जिस रास्ते से इन सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती चाप, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क। चलिए नोट किया जाए, हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। बोलो यस सर। आ जाओ, और हमने यहां पर बात की किसके बारे में भैया? प्रतिवर्ती चाप के बारे में। एक ऐसा रास्ता या पथ जिससे ग्राही मतलब सूचनाओं को ग्रहण करने वाला, और बात समझ में आई? प्रेरक तंत्रिकाएं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, प्रेरक तंत्रिकाएं, ठीक ठीक ठीक, बोलो यस सर, मतलब सूचना को लेकर जाने वाला। ध्यान से देखो, इस भाई का जो हाथ है वो गर्म पानी के पास चला गया, जिससे क्या हुआ? यहां से सिग्नल गया 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 गया, और देखो एक चाप बनाते हुए सिग्नल जो है वो वापस की तरफ आ गया। तो ऐसी क्रियाएं जो कि एकदम अनैच्छिक हैं, अचानक से होती हैं, उस समय पर हमारा शरीर उसको जो बिहेव करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, और जिस रास्ते को ये क्रिया फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हरी अप, पक्का? बोलो यस सर। चलिए, बात समझ में आई? हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों यानी कि ग्लैंड्स के बारे में। कौन सी है? बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आपकी क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। बात समझ में आई? सबसे पहले हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन। इसका काम क्या होता है? वृद्धि हार्मोन को रिलीज करना। इसका काम होता है वृद्धि और विकास का नियंत्रण करना। यदि मान लेते हैं कि किसी की हाइट बहुत कम है, बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि वृद्धि हार्मोन की कमी रही होगी, बात खत्म, दैट्स ऑल। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में भैया? ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में। हम किसकी बात करेंगे? हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस जो होगा ये क्या करेगा? मुक्त हार्मोन रिलीज करेगा, जिसके कारण क्या होगा? पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्त्राव को नियंत्रित करेगा। मतलब ये कि एक ऐसा हार्मोन बनाएगा जो पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन निकल रहे हैं, राइट, उनको क्या करना है? इसका काम नियंत्रित करने का काम है। साथ में हम बात करेंगे थायराइड यानी कि अवटु ग्रंथि की, जिससे निकलता है थायरॉक्सिन, जो कि बनता है आयोडीन के हेल्प से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर, यानी कि शरीर को कितना चाहिए, कितना संतुलन होना चाहिए इनकी मात्राओं के बीच में, इन सबको कंट्रोल करने का काम होता है किसका? थायरॉक्सिन का, जो कि निकलता है कहां से? बहुत ध्यान से देखिएगा, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। मुझे पता है कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, पर मुझे यह भी पता है कि आप लोगों के लिए परीक्षाओं का समय आ चुका है और तैयारी करने के लिए समय उससे भी कम है। बात समझ में आई? इसलिए अपने को क्या करना है? सोने पे सुहागा, मतलब कि कम समय में इफेक्टिव तरीके से ज्यादा चीजों को सीधे खोपड़िया के अंदर फिट करना है। बोलो यस सर। इसके अगले वाले पार्ट पे चल रहे हैं, ठीक है, नोट करो, पक्का? आ जाओ, गर्दा उड़ाएंगे इस बार एग्जाम में। हाँ जी, हम बात करेंगे किसकी? पारावटु ग्रंथि यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड की, जिसमें से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक है आपका कैल्सिटोनिन, जिसका काम होता है कैल्शियम का स्तर बढ़ाना। कैल्शियम तो चाहिए, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। और दूसरा जो है वो परथ हार्मोन है, जिसका काम होता है फॉस्फेट का स्तर कम करना। हम बात करेंगे एड्रिनल, जो कहां से निकलेगा? जिससे क्या निकलेगा? एड्रेनलिन। और ये एड्रेनल कहां से होगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी वृक्क के ऊपर जो ऐसे टोपी नुमा होती है, जिसको हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, वहां से एड्रेनलिन निकलेगा। इसका काम होता है हृदय की धड़कन की गति को और श्वास दर को बढ़ाना, जिससे शरीर को
कम समय में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जो है वो मिल सके। राइट बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग ये कहानी है। हम बात करेंगे अग्नाशय की, जिसमें से निकलता है क्या? पहला इंसुलिन, जिसका काम होता है रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा को कम करना। दूसरा जो है ग्लूकोजॉन है, जिसका काम होता है रुधिर की मात्रा की रुधिर में जो शर्करा की मात्रा है उसको बढ़ाना। बात समझ में आई? तो शुगर की मात्रा कम होगी तो भी कंट्रोल करेगा, ज्यादा होगी तो भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि यदि संतुलन नहीं बना तो डायबिटीज हो जाएगी। फिर भैया आप मीठा, आलू और चावल जैसी चीजें नहीं खा पाओगे। राइट चलो, और मैंने मेन नाम तो लिया ही नहीं, आइसक्रीम नहीं खा पाओगे, मीठी चीज ही नहीं खा सकते आप, दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है बोलो यस सर। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ और चीजें हैं जिसको सीधे हम खोपड़ी में फिट करेंगे। हम बात करेंगे वृषण यानी कि टेस्टोस्टेरोन निकालने वाले हार्मोन की, जो कि पाया जाता है किस में? सिर्फ नर और पुरुषों में। ठीक है बोलो यस सर। चलो, नर सेक्स अंगों तथा गुणों के विकास का निर्धारण और स्पर्म का निर्माण और दाढ़ी मूछ आदि का नियंत्रण जो है वो कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन। बात समझ में आई? और यदि नर की बात हुई है तो भैया बात बराबरी की। हम बात करेंगे मादा हार्मोन के बारे में, जो कि निकलता है कहां से? अंडाशय से, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, जिसका काम होता है मादा गुणों का निर्धारण, मादा सेक्स अंगों का विकास तथा अंडाणु का निर्माण। हम बात करने वाले हैं और किसके बारे में? थाइमस से निकलने वाला थाइमोसिन, जिसका काम होता है इम्यूनिटी को इंक्रीज करना, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हम बात करेंगे पिनियल ग्रंथि से निकलने वाला मेलाटोनिन, जिसका नाम होता है मांसपेशियों के संकुचन के लिए उद्दीपन करना। मांसपेशियों के संकुचन के लिए उद्दीपन करना, क्योंकि जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हाथ को ऐसे करना, लिखना, ये सब कैसे हो रहा है? मांसपेशियों के मूवमेंट के कारण। तो ये कौन कंट्रोल करेगा? मेलाटोनिन। बात समझ में आई? बोलो यस सर। स्क्रीनशॉट, हरी अप, पक्का? ठीक है जी, चलेंगे आगे और हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 में कि मेरुरज्जु आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होता है। बात समझ में आई? मान लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु जो है उस पर क्या हो गया? उस पर झटका पड़ गया, आघात हो गया, प्रहार हो गया। तो इसके कारण क्या क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि मेरुरज्जु जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया करती है, तो प्रतिवर्ती क्रिया जो है वो हो ही नहीं पाएगी। इसका मतलब ये कि स्पाइनल कॉर्ड में यदि चोट लग गई तो सबसे पहले तो ये होगा, ध्यान से देखिएगा, कि गर्म नुकीली चीज को अचानक से छूने पर हमारा हाथ अपने आप हटने वाला नहीं है, क्योंकि अब प्रतिवर्ती क्रिया ही नहीं होगी। दूसरी बात ये, मस्तिष्क और शरीर का जो तंत्रिका तंत्र वाला सिस्टम है वो कट जाएगा पूरी तरीके से। इसका मतलब यह हुआ कि ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचना जो है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगी। सॉरी, ज्ञानेंद्रियों से आने वाली जो सूचना है, आवेग है, वो मस्तिष्क यानी कि खोपड़िया तक नहीं पहुंच पाएगी। तीसरी हम बात करेंगे, मस्तिष्क से सूचना जो है वो शरीर के विभिन्न कार्यकर अंगों तक नहीं पहुंच पाएगी। मतलब ये है कि यदि हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु में कोई दिक्कत की तो भैया खोपड़ी और पूरे शरीर का जो कनेक्शन होगा वो कट जाएगा। बढ़िया से इसको नोट कर लो, हरी अप। राइट बोलो यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। हम बात करेंगे पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। एक बार जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करो, हम बढ़ रहे हैं आगे। हरी अप। चलिए, आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। अब ध्यान से देखिएगा, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, क्योंकि पौधों के अंदर भी फीलिंग्स होती है और वहां पर भी नियंत्रण और समन्वय की जरूरत होती है, पर दिमाग नहीं होता वहां पर, मेरुरज्जु नहीं होती वहां पर। फिर होता क्या है वो देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, पादपों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन द्वारा होते हैं। मतलब भैया पौधों के अंदर भी हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन पौधों की वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और वे साधारण विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। बात समझ में आई? बोलो यस सर। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन का जो सांद्रण होगा, ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। साथ में यदि हम बात करेंगे जिब्रेलिन की, तो इसका काम होता है तने में क्या करवाना? वृद्धि करवाना। इसका काम होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, तने में क्या करवाना? वृद्धि करवाना। बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। इस कड़ी में कुछ और चीजें हैं जिसे हमें सीधे दिमाग के अंदर फिट करना है। हम बात करेंगे साइटोकाइनिन की, जिसका काम होता है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। वहीं के वहीं यदि हम एस्बेसिक अम्ल की बात करेंगे तो भैया ये वृद्धि को या गति को रोकने वाला एक हार्मोन है, जिसका काम होता है कि वृद्धि को समंदन करना, यानी कि पत्तियों का मुरझाना। ऐसी जो चीजें होती हैं इसको कंट्रोल कौन करता है? ध्यान से देखिएगा, एस्बेसिक अम्ल।
बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भागों में कौन कौन से भाग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों की सुरक्षा कैसे होती है? अच्छा, ये दूसरा भाग है उसका, ठीक है। केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि हम बात करते हैं किसी भी मानव शरीर की, बोलो यस सर। बात समझ में आई? तो ये भैया एक अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का यहां पर डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे, तो ध्यान से देखिए, यहां पर खोपड़िया है, बोलो यस सर। यहां पर ये मस्तिष्क हो गया, बोलो यस सर। और यहां पर मेरुरज्जु है, बोलो यस सर, ठीक। और मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक के सिग्नल को आदान प्रदान करने के लिए हमारे पूरे शरीर में तंत्रिकाएं होती हैं। मैं रीढ़ की हड्डी नहीं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तंत्रिकाएं बना रहा हूं। ये दिमाग में भी होती हैं, ठीक है, और भैया मेरुरज्जु से भी कनेक्टेड होती हैं, जो हमारे हाथ पैर सब तक जाती हैं। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, देखो ध्यान से देखना। तो बेसिकली हम यदि केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ये वाले रंग से जो आपको दिख रहा होगा ये केंद्रीय है। इसको हम बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। तो ये क्या है? तो भैया जी ये है सीएनएस, बोलो यस सर। वहीं यदि हम लाल वाले के बारे में बात करेंगे तो भैया ये होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो कुल मिलाकर सीएनएस और पीएनएस जो होते हैं वो हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसको डीप में हम कैसे लिखेंगे। इंटरेस्टिंग ये कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्रों के मुख्य भाग हैं। ध्यान से देखिएगा, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्रों के मुख्य भाग हैं। यदि हम बात करेंगे किसकी, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की, तो उसमें कौन आएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आएगा और मेरुरज्जु आएगा। यदि हम बात करेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो उसमें कौन आएगा? तो भैया इसमें तंत्रिकाएं आएंगी। इसमें क्या आएंगी? ध्यान से देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं तंत्रिकाएं आएंगी। क्या आएंगी? तंत्रिकाएं आएंगे, यानी कि नर्व्स आएंगी। बात समझ में आ रही है? तो लाल कलर वाली तंत्रिकाएं हैं, और जो आपको यहां वॉयलेट कलर से दिख रहा होगा ये बेसिकली क्या है? सीएनएस का भाग है। बात समझ में आई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है? भैया ये हमारी खोपड़ी करती है, जिसे हम मस्तिष्क बॉक्स कहते हैं, राइट। और मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? कशेरुक दंड करता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी करती है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, और उसके अंदर पाया जाता है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी को हम लोग मेरुदंड भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सब लिख देता हूं, रुको। मेरुदंड, या फिर इसको और क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। बोलो यस सर। इसको हम और क्या बोलेंगे? रीढ़ की हड्डी, या फिर इसको हम और क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा, कशेरुक दंड। जैसा कि आप जानते हो कि यहां पर रीढ़ की हड्डी होती है और इसके अंदर पाई जाती है मेरुरज्जु। बात समझ में आई? तो मेरुदंड के अंदर पाई जाएगी क्या? मेरु राइट रज्जु। बोलो यस सर, ठीक। चलिए मस्तिष्क जो है वो एक हड्डियों के बॉक्स में व्यवस्थित रहता है, अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित रहता है। बात समझ में आई? मस्तिष्क जो है एक हड्डियों के बॉक्स में व्यवस्थित होगा। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो कि प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है, ताकि भैया कोई झटका वटका लग जाए। अब ऐसा झटका लग जाएगा तो अंदर सेफ होना बहुत जरूरी है ना। तो हड्डी के अंदर और लिक्विड स्टेट होता है, जहां पर बेसिकली हमारा ब्रेन एग्जिस्ट करता है। बढ़िया सा नोट कर लो, चलो ठीक। चलिए, तंत्रिकाओं की कोई रक्षा नहीं करेगा, ये बहुत पतली पतली होती हैं और पूरे हमारे शरीर में फैली होती हैं, क्योंकि इन्हीं का काम है सिग्नल यानी कि संवेग जो होते हैं, आवेग जो होते हैं, उनको लेकर जाना और लेकर आना। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हरी अप, चलिए ठीक। अगला जो सवाल है वो क्या है कि भैया नीचे दिए गए चित्र में अंकित भागों के नाम आपको लिखने हैं। आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसे हम मानव मस्तिष्क कहते हैं। यहां पर आपको पूरी एबीसीडी दिख रही होगी, ए बी सी डी ई और एफ। बात समझ में आ गई? अब जैसा कि आप जानते हो कि भैया जो सी है, जैसा कि आप जानते हो जो सी है वो है प्रमस्तिष्क। चलो मैं एक डिवीजन भी बना देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सी जो है वो क्या है? प्रमस्तिष्क है। कौन सी चीज है? प्रमस्तिष्क है, जिसको हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं, यानी कि ये प्रमस्तिष्क है। वहीं के वहीं यदि हम बी की बात करें,
ध्यान से देखिएगा, बी की यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बी जो है वो मेडुला हो जाएगा और एफ जो है वो मेरुरज्जु। भाई इधर पे मेरुरज्जु है, बोलो यस सर। ए जो है वो सेरेबेलम है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनुमस्तिष्क। और ई एकदम सेंटर में आपको दिख रहा होगा, ये क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये होगा मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। और वहीं के वहीं डी जो होगा वो क्या होगा, पॉन्स होगा। बात समझ में आ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये जो पॉन्स है, मेडुला है और अनुमस्तिष्क है, ये सारे के सारे मस्तिष्क का भाग है, कंफ्यूज कोई भी नहीं होगा। शानदार ये कहानी है, नोट कर लो, चलो पक्का। चलिए, तो स्टूडेंट्स पूरी कोशिश की गई है कि 30 मिनट में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन सीधे आपके दिमाग के अंदर फिट किया जाए, और इसी तरीके से आपको और बहुत सारे हर एक चैप्टर के 30 मिनट सुपर 30 मिनट रिवीजन वाले वीडियो जो हैं वो अवेलेबल होंगे आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, जहां पर आपको मिलती है इंग्लिश मीडियम के लिए नर्सरी से लेकर 12th तक, हिंदी मीडियम के लिए 7 से लेकर 12th तक सभी कक्षाओं और सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। और आप वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि उसके लिए कोई भी आपको फी पे नहीं करनी है। एज वेल एज एक और खुशखबरी है कि भैया अब आपको जो है बुक्स और ई बुक्स भी मिल सकती है, जिसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बात समझ में आई, खूब पढ़िए, शानदार से रिवाइज कीजिए, और यदि कोई डाउट है, अब क्लास खत्म हो गई है, मैं अपने एक्चुअल वर्जन में अब आ सकता हूं, राइट। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स को भर दो डाउट से। बात समझ में आई, आप कमेंट बॉक्स को डाउट से भर दो, मैं कमेंट बॉक्स को सॉल्यूशन से भर दूंगा, और हम शानदार रिजल्ट से पूरी दुनिया के सामने जो है गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है, हम मिलने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खूब पढ़िए, धमाका मचाइए, अच्छा रिजल्ट लेकर आइए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।